बहन की ससुराल में भाई बहन रात को दोनों एक ही कमरे में सो रहे थे। तभी रात के जैसे 2 बजते हैं तो उसी दौरान यहाँ पर जो बहन की सास होती है उसकी आंखें खुलती हैं सोच वगैरह करने के लिए। लेकिन जैसे वो सोच करने के लिए जाती है तो उसकी नज़र उस कमरे में पड़ती है जिस कमरे में भाई बहन सो रहे थे, और उसके बाद वह कुछ ऐसा कर देती है कि जिसे सुबह उठने के बाद भाई बहन सुनते हैं तो यहाँ पर जो भाई होता है उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह कहने लगता है रो रो कर अपनी बहन से कि बहन, मैं आज के बाद तुम्हारे यहाँ पर नहीं आऊंगा। ऐसा कहकर भाई चला जाता है। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे देखने के बाद सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए। कौन था वह भाई और किस वजह से वह एक ही कमरे में अपनी बहन के साथ सो रहा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड के एक छोटे से गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और 2 उनके बच्चे हैं। बड़ी लड़की है जिसका नाम आरती है और छोटा लड़का है जिसका नाम है मुकेश। आरती और मुकेश दोनों भाई बहन हैं और दोनों में बड़ा ही गहरा प्यार है। वो दोनों एक दूसरे के लिए मर मिटा करते हैं, क्योंकि बहन अपने भाई से प्यार किया करती है क्योंकि वो छोटा है, और भाई अपनी बड़ी बहन से इसलिए प्यार किया करता है क्योंकि हर फैसले में वो उसका साथ दिया करती है। यानी कि माता पिता से कोई भी बात कहनी हो या कोई भी अगर उसकी बाहर कहीं लड़ाई हो जाती है तो बहन एकदम से अपने भाई के सामने खड़ी हो जाती है कि मेरे भाई को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। तो इसी वजह से दोनों भाई बहन में बड़ा ही गहरा प्यार होता है और धीरे धीरे समय बीतता रहता है। समय के साथ साथ 2003 का समय आ जाता है और 2003 में जो आरती होती है वह शादी के योग हो गई थी। अभी भाई को शादी के योग होने में थोड़ी कसर थी, लेकिन माता पिता अपनी बेटी की शादी की चिंता करने लगते हैं। जब भाई को पता चलता है कि बहन की शादी होने वाली है तो वह बड़ा ही मायूस तो होता है, लेकिन अब तक वह इतना समझदार हो गया है कि वह इन सभी चीजों को समझता है। लेकिन फिर भी वो एक दिन अपनी बहन के सामने खड़ा होकर रोने लगता है और कहता है कि बहन, अब तुम चली जाओगी। तो उसके बाद बहन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगती है कि भैया, ये तो नियति है और इसी तरह से बहनों को जाना पड़ता है, तो मुझे भी जाना होगा, मैं यहां पर सदा के लिए नहीं रह सकती। इसके बाद वह अपने भाई को समझाती है और यहां पर माता पिता अपनी बेटी के लिए इधर उधर लड़का ढूंढते हैं। तो ढूंढने से थोड़ी दूर एक गांव में एक लड़का मिल भी जाता है जिस लड़के का नाम प्रदीप होता है। प्रदीप जो कि शहर की कंपनी में काम किया करता है, अच्छा खासा कमाया करता है, और यहां पर माता पिता को अपनी बेटी आरती के लिए यह रिश्ता बड़ा ही अच्छा लगता है। तो उसके बाद वो लोग रिश्ते के लिए हामी भर देते हैं और अपनी बेटी का फोटो जैसे प्रदीप के घर वालों को दिखाते हैं तो प्रदीप के घर वाले और प्रदीप भी उस लड़की को पसंद कर लेते हैं। जब मैं 2003 का था तो इसी वजह से उस टाइम पर ज्यादा देखने दिखाने का चलन नहीं था, तो यहां पर फोटो से ही बात पक्की कर दी जाती है और उसके बाद एक निश्चित मुहूर्त निकालकर दोनों बच्चों की धूमधाम और रीति रिवाज के साथ शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद जो आरती होती है अपनी आंखों में आंसू लेकर अपने ससुराल चली जाती है और वहां पर रहने लगती है। इधर जो भाई मुकेश होता है उसे इस बात का बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि उसे आदत थी कि वह अपनी बहन से लड़ता झगड़ता रहा करता और बार बार छोटी छोटी बातों पर उन दोनों में कहा सुनी हो जाया करती। लेकिन जब बहन इस घर के अंदर उसे नहीं दिखाई देती है तो उसे घर काटने को दौड़ता है और उसे लगता है कि अब क्या होगा मेरा और मैं अपनी जिंदगी को कैसे व्यतीत करूंगा। लेकिन अब तक जो भाई होता है वह 19 साल का हो गया था और वह सोचने लगता है कि यहां पर तो मेरा मन नहीं लग रहा और क्यों ना मैं कहीं कमाने के लिए चला जाऊं कहीं दूर जाकर, वहां पर मेरा मन भी लग जाएगा। अब इस बात को सोचकर वह इस बारे में अपने घर वालों से बात करता है और जब माता पिता ये बात सुनते हैं तो उसके बाद वह कहते हैं कि हाँ बेटा, सही फैसला है और बेशक से तू पैसा कमा ले, क्योंकि पैसा तो तुम्हें कमाना ही है और हमारे बाद इस घर को तुम्हें ही चलाना है। तो उसके बाद यहाँ पर जो मुकेश होता है वो कहता है कि ठीक है माँ बाबू जी, मैं पंजाब जा रहा हूं और पंजाब में रहकर ही मैं पैसा कमाऊंगा। अब इस बात को सुनकर माता पिता एक बार तो मना करते हैं, लेकिन जब बेटा कहता है कि मेरा यहाँ पर मन नहीं लगा करता तो उसके बाद वो लोग भी मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, तू चला जा, कोई भी परेशानी नहीं है। इसके बाद जो मुकेश होता है वहां से पंजाब चला जाता है 2003 के लगभग 6ठे महीने में और वहां पर जाकर रहने लगता है। लेकिन वहां पर जाने के बाद जो मुकेश होता है वह पैसों को कमाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह ना तो अपने घर वालों के पास फोन करता है और ना ही अपनी बहन के पास फोन करता है। धीरे धीरे 1 साल बीतता है, 1 साल से 2 साल बीतते हैं और 2 साल से 3 साल, और इसी तरह से करते हुए उसे वहां पर पैसा कमाते हुए लगभग 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल तक ना तो प्रदीप ने कभी अपने घर वालों को फोन किया था और ना ही अपनी बहन को फोन किया था। स्टार्टिंग में तो घर वाले सोचते हैं कि हो सकता है काम की वजह से फोन नहीं कर पा रहा हो, लेकिन यहां पर जब धीरे धीरे समय बीतता है तो उसके बाद वो लोग सोचने लगते हैं कि शायद हमारा बेटा अब इस दुनिया में है ही नहीं और इसीलिए वो फोन नहीं कर रहा है, ना ही कोई चिट्ठी लिख रहा है, क्योंकि उस टाइम पर फोन तो कम थे लेकिन चिट्ठियां तो चला ही करती थी। इधर जो बहन होती है वह भी हर रक्षाबंधन पर अपने भाई को याद किया करती और याद करके अपनी आंखों में आंसू ले आती
जाती है कि उसका भाई न जाने कहां चला गया, क्योंकि उसको भी उसकी कोई खास खबर नहीं थी। उन लोगों ने कोशिश भी की थी उसको ढूंढने के लिए, लेकिन पंजाब झारखंड से काफी ज्यादा दूर था और वहां से उसके बारे में खबर निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि वो कहां गया और कहां पर रह रहा है। इसके बाद धीरे धीरे जब 5 साल बीत जाते हैं तो 5 साल बाद अचानक से एक दिन जो मुकेश होता है वह वहां पर आ जाता है और जैसे ही घर वाले अपने बेटे को देखते हैं तो एकदम से बड़े ही खुश हो जाते हैं और अपनी आंखों में आंसू लेकर उसे गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा इतने दिनों तक तू कहां था और तूने एक बार भी हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। तो इसके बाद जो प्रदीप होता है वह कहता है कि मां बाबूजी मैं वहां पर पैसे कमा रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना अच्छी तरह से पैसे कमाए जाएं, अगर मैं वहां से आपको फोन वगैरह करता तो उसके बाद बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते फोन करने में और इसी वजह से मैंने आपको फोन नहीं किया। और रही बात चिट्ठी की, तो हमारा गांव काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ है तो यहां पर चिट्ठी पहुंचने में बड़ी ही मुश्किल होती और मुझे नहीं लग रहा था कि चिट्ठी यहां पर पहुंचेगी भी। इसी वजह से मैंने आपको ना तो चिट्ठी भेजी और ना ही फोन किया। और वैसे भी जिस कंपनी के अंदर मैं रहा करता था उसी के अंदर रहना खाना था, उससे हमें बाहर निकलने नहीं दिया जाता था क्योंकि वहां पर मेरा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और 5 साल तक मुझे उसी कंपनी में काम करना था। इस बात को सुनकर माता पिता शुक्र मनाते हैं और कहते हैं कि बेटा अब तू बिल्कुल भी यहां से वहां नहीं जाएगा और तुझे यहीं पर रहना है। तुझे पता है कि तुम्हारे पीछे से हमें तो लगने लगा था कि कहीं तुम इस दुनिया को छोड़कर तो नहीं चले गए। उसके बाद बेटा अपने माता पिता को सांत्वना देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अब मैंने पैसे कमा लिए हैं और अब मुझे यहां से वहां जाने की जरूरत भी नहीं है। मैं यहीं पर अपना कोई छोटा मोटा रोजगार कर लूंगा और उसी से अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर लूंगा। माता पिता बड़े खुश होते हैं और इसके बाद जो मुकेश होता है वह अपने गांव में इधर उधर घूमने लगता है। गांव वाले भी यही बात समझ रहे थे कि मुकेश शायद इस दुनिया में नहीं है और जब वहां पर वह उनसे मिलता है तो वो लोग भी बड़े ही हैरान होते हैं। अब इसके कुछ ही दिनों बाद वहां पर रक्षाबंधन आने वाला था और यहां पर जो मुकेश होता है उसे अपनी बहन की याद आती है कि वह अपनी बहन से भी मिलकर देख ले, लेकिन तभी अचानक से उसे लगने लगता है कि अभी ऐसे नहीं बताता बहन को, क्योंकि वो भी मुझसे प्यार किया करती है और उसके पास ही चलकर उसको सरप्राइज दूंगा। यह सोचकर जो मुकेश होता है वह रक्षाबंधन का वेट करता है और जैसे 2 से 3 दिन बाद रक्षाबंधन आता है तो रक्षाबंधन वाले दिन जो मुकेश होता है वह अच्छी तरह से तैयार होकर सीधा अपनी बहन के घर पहुंच जाता है। अब जैसे बहन दरवाजा खोलती है तो सामने अपने भाई को देखकर एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आई थी। इधर जो मुकेश होता है वह भी अपनी आंखों में आंसू ले आया था। दोनों बहन भाई गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगते हैं और यह सब कुछ यहाँ पर जो लड़की होती है आरती, उसकी सास भी देख रही थी और वह देखने के बाद अपने मन के अंदर बहुत कुछ सोचती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि कोई बात नहीं, भाई बहन है, काफी दिनों बाद मिले हैं तो इसी वजह से ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद बहन उसे अंदर बुलाती है, अच्छी तरह से उसके चाय पानी करती है और चाय पानी करने के बाद उसको राखी बांधती है। भाई भी अपनी बहन के लिए अच्छे खासे गिफ्ट लेकर आया था और उन सभी गिफ्टों को उसे देने लगता है। यहाँ पर जो प्रदीप होता है वह भी अपने साले साहब से मिलता है और उसे ढेर सारी बातें करता है कि इतने दिनों कहां थे तुम, यहीं पर कोई काम कर लेते, वहां पर जाने की क्या जरूरत थी। तो यहाँ पर मुकेश उसे सारी बात बता देता है, कहता है कि इस तरह से हो गया जीजा जी, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैंने अच्छा खासा पैसा कमा लिया है और अब मैं यहीं पर अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर सकता हूं। धीरे धीरे इन बातों में शाम हो जाती है और शाम के समय जब मुकेश यहां से जाने के लिए बोलने लगता है तो एकदम से उसकी बहन आरती आती है और कहने लगती है भैया 5 साल बाद आप मुझे मिले हो और आप इस तरह से नहीं जा सकते, आज आपको यहीं पर रुकना होगा क्योंकि मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है। अब इस बात को सुनकर जो मुकेश होता है वह भी मना नहीं कर पाता है और कहता है कि ठीक है बहन, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं यहीं पर रुक जाऊंगा। यहाँ पर दोनों भाई बहन एक कमरे में बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं और उनकी बातें पुरानी कुछ इतनी चल जाती हैं कि उन बातों में वो भूल जाते हैं कि टाइम कितना हो रहा है। धीरे धीरे उनको बातें करते हुए लगभग रात के 11 बज गए थे और जब रात के 11 बज जाते हैं तो तब तक यहाँ पर जो आरती का पति होता है प्रदीप, वह भी एक दूसरे कमरे में सो चुका था और घर वाले और सभी भी वहीं पर सो चुके थे। इसके बाद भी वो लोग बातें करते रहते हैं और बातें करते करते जब मुकेश को नींद के झटके आने लगते हैं तो उसके बाद बहन कहती है भैया लेट जाओ, लेट कर बातें कर लेते हैं। और यहाँ पर जो मुकेश होता है वह लेट कर बातें करने लगता है। इधर जो आरती होती है वो भी बिस्तर पर लेट कर बातें करने लगती है। दोनों के अलग अलग बिस्तर थे और यहाँ पर बातें करते करते अचानक से दोनों की ऐसी आंख लग जाती है कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो दोनों एक ही कमरे में लेटे हुए हैं। धीरे धीरे रात बीतती है और जैसे ही रात के लगभग 2 बजते हैं तो 2 बजे अचानक से जो आरती की सास होती है वह जगती है सोच वगैरह करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो उस कमरे के सामने से निकलती है तो उसकी नजर उस कमरे के अंदर लेटे हुए बहन भाइयों पर पड़ती है और जैसे वो उन्हें एक कमरे के अंदर सोता हुआ देखती है तो देखने के बाद बहुत कुछ अलग विचार अपने मन के अंदर सोचने लगती है। सोचती है कि कैसे भाई बहन है, दोनों जवान हैं और जवान होने के बाद दोनों एक ही कमरे में सो रहे हैं। हालांकि कमरे का गेट खुला हुआ था लेकिन उसके बावजूद भी उसके दिमाग में बातें चलने लगती हैं, क्योंकि जब मुकेश यहां पर आया था तो उसके बाद दोनों बहन भाई एक दूसरे के गले लिपटकर फूट फूट कर रो रहे थे और इन्हीं बातों से उसके दिमाग में यह शक घूमने लगता है। इसके बाद यहां पर फिलहाल तो वो कुछ नहीं कहती, लेकिन जैसी दूसरे दिन की सुबह होती है
तो सुबह सुबह वह इस बात को गांव में चारों तरफ पूर देती है कि मेरी तो बहू ऐसी है कि उसका भाई आया था और दोनों एक ही कमरे में सो रहे थे। अब जो भी कोई इस बात को सुनता है तो उसे भी इस बात में कुछ ना कुछ झोल लगने लगता है और इसके बाद यह बात आग की तरफ चारों तरफ फैल जाती है। फैलते फैलते ये बात उस गांव के सरपंच तक भी पहुंच जाती है और जब सरपंच को ये बात पता चलती है कि गांव के अंदर ऐसा हो रहा है कि जवान भाई बहन एक ही कमरे में सो रहे हैं, तो उसके बाद उसे ये बात बड़ी बुरी लगती है और उसके बाद वह पंचायत का आयोजन करता है। यहाँ पर अब सुबह सुबह दोनों भाई बहन जगते हैं और जगने के बाद भाई जाने की तैयारी करने लगता है। इसके बाद जैसे वो तैयार होकर यहाँ से जाने लगता है तभी गाँव का एक व्यक्ति आता है और आने के बाद उन दोनों भाई बहनों को पंचायत में बुलाता है और साथ में इनके पूरे परिवार को भी पंचायत में बुलाया गया था। अब इस बात को सुनकर जो प्रदीप होता है वह भी हैरान हो जाता है, लेकिन यहां पर जो आरती की सास होती है उसे पता था और मुकेश भी हैरान हो गया था। इसके बाद वो सभी लोग पंचायत में चले जाते हैं और वहां पर जाकर जब पंचायत में इनको बताया जाता है कि तुम लोगों को किस लिए यहां पर बुलाया है, तो उसके बाद मुकेश के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और आरती के भी पैरों तले से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि पंचायत में जो लोग होते हैं वो कहने लगते हैं कि देखो भाई, जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और भाई बहन का ऐसा कैसा प्यार हो गया जो तुम दोनों एक ही कमरे में सो रहे थे, ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और हमारे गांव की मर्यादा को पूरी तरह से तुम लोगों ने खंडित किया है। इस बात को सुनकर दोनों बहन भाई बड़ी हैरानी भरी निगाहों से चारों तरफ देख रहे थे, लेकिन उसके बाद भी यहां पर जो कुछ लोग होते हैं वे और भी ज्यादा जहर उगलते हैं और कहते हैं कि इनको तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए, इनके साथ तो ऐसा होना चाहिए और इन्होंने बहुत ही गलत किया है। अब ये बातें सुनकर मुकेश तो चुप रहता है, लेकिन आरती से चुप नहीं रह जाता और वह बड़ी पंचायत में एकदम से चीख चीख कर कहने लगती है कि तुम लोगों के दिमाग में जो गंद भरी पड़ी है ना, उसको पहले बाहर निकालो और उसके बाद यहां पर पंच बनने की कोशिश करो। अब जैसे आरती ने यह बात कही थी तो उसके बाद पंचायत में एकदम से खामोशी हो गई थी और उसके बाद आरती अपने मन के सबरे विचारों को सामने उड़ेल देती है और कहती है कि ये मेरा भाई है और मुझसे 5 साल बाद मिलने के लिए आया था। हम दोनों इस तरह से एक कमरे में बात कर रहे थे और बातें करते करते न जाने कब हमारी आंखें लग गई और उसके बाद हमें पता ही नहीं चला। लेकिन फिर भी अगर भाई बहन एक कमरे में सो जाएं और उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ हो तो इसमें कौन सी बुराई है। अब इस बात को सुनने के बाद पंचों को एहसास होता है कि ये दोनों भाई बहन हैं और भाई बहन वाला प्यार ही इन दोनों के बीच में था। तो उसके बाद वह कहने लगते हैं बेटी हमें माफ कर दो, ये बात दरअसल घूमते घूमते हमारे पास आई थी और जिसने मुझे बताया था उसने कहा था कि उसकी सास ने ही ये बात कही है। अब सास तो तुम्हारे घर में रहा करती है, इसी वजह से हमने ये सब कुछ कह दिया। इसके बाद सभी पंच उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि बेटी माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई। यहां पर जो आरती होती है वह अपनी आंखों में आंसू लेकर वापस लौटने लगती है, लेकिन तभी जो मुकेश होता है वह एकदम से अपनी बहन को रोकता है और कहने लगता है कि बहन, पंचायत के सामने आज मैं कह रहा हूं कि आज के बाद मैं तुम्हारे घर में तो क्या इस गांव के अंदर भी नहीं आऊंगा, क्योंकि जिस गांव के लोगों की सोच इतनी छोटी हो उस गांव में आने से क्या फायदा। ऐसा कहकर जो मुकेश होता है अपनी आंखों में आंसू लेता है और वहां से चुपचाप वापस लौट जाता है पंचायत से ही। इसके बाद आरती, उसका पति, उसकी सास घर पहुंच जाते हैं, लेकिन घर जाते ही जो आरती होती है उसे अपने भाई की याद आने लगती है कि 5 साल बाद वो एक बार आया और उसके बाद यहां पर ऐसा हो गया कि उसने आने से मना कर दिया। तो इसी वजह से वह फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी सास को खरी खोटी सुनाने लगती है। कहती है कि माँ जी आप तो समझदार हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपके दिमाग के अंदर इतनी गंद भरी है। अच्छा किया जो 5 साल तक मेरा भाई नहीं आया, वरना आप न जाने कितने इल्जाम उस पर लगा देती। ये तो हम दोनों के भाई बहन का प्यार था, उसके ऊपर भी आपने गंदगी डाल दी और उस रिश्ते को इतना बुरा बना दिया। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो सास होती है उसे महसूस होता है कि उसने कितना गलत कर दिया है, क्योंकि दोनों भाई बहनों की आंखों में आंसू थे। और इसके बाद जो प्रदीप होता है वह अपनी माँ को सुनाने लगता है, कहता है कि माँ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे पता है कि इन भाई बहनों के बीच में कितना प्यार है और इसी वजह से जो तुमने किया है वो बहुत ही गलत किया है, क्योंकि आरती मुझे बताया करती थी कि उसका भैया कितना अच्छा है और वो दोनों एक दूसरे के साथ कितनी मस्ती किया करते थे। इसके बाद जब सास को एहसास हो जाता है कि उसने गलती की है तो वह अपनी आंखों में आंसू ले आती है और अपनी बहू के सामने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगती है। कहती है कि बेटी मुझे माफ कर दो, वो दरअसल ऐसा ही हो गया था, क्योंकि आजकल का माहौल ही ऐसा चल रहा है, किसी को पता नहीं कि कौन किस तरह से रहा करता है, तो इसी वजह से मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर सास फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद जो आरती होती है वह तो चुपचाप अपने कमरे के अंदर चली जाती है, लेकिन तभी जो प्रदीप होता है वो कहता है कि माँ अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो ऐसा करो, मेरे साथ इसके मायके चलो और वहां पर जाकर इसके भाई से माफी मांगना और माफी मांगकर उसे अपने साथ लेकर आना, क्योंकि इसे इस बात का ज्यादा दुख है कि इसका भाई 5 साल बाद यहां पर आया और उसके बाद उसकी सास की वजह से अब उसने कभी ना आने के लिए बोल दिया है। इसके बाद सास भी तैयार हो जाती है और यहाँ पर जो प्रदीप होता है अपनी पत्नी को भी, आरती को भी मना लेता है। अब यहाँ पर तीनों जन एक साथ इकट्ठा होकर सीधा वहां से उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिस गांव
के अंदर मुकेश अपने माता पिता के साथ रहा करता है। वहां पर जाने के बाद जैसे ही मुकेश और उसका परिवार उनको देखता है तो देखने के बाद हैरान हो जाता है, क्योंकि यहां पर मुकेश ने कुछ भी अपने माता पिता को नहीं बताया था और उन्हें इस बात का कोई भी आभास नहीं था। इसके बाद जैसे ही यहां पर वो लोग आते हैं तो आने के बाद यहां पर मुकेश के माता पिता उनका स्वागत करते हैं और पूछने लगते हैं कि आप लोग यहां पर क्यों आए। तभी यहां पर जो सास होती है वो एकदम से हाथ जोड़ लेती है मुकेश के सामने और कहती है कि बेटा मुझे माफ कर दो, आजकल के इस जमाने को देखकर मेरे दिमाग में गंदगी भर गई थी और उसी वजह से मैंने सब कुछ कर दिया। यहां पर जो मुकेश के माता पिता होते हैं वो सोचने लगते हैं कि हमारी बेटी की सास हमारे बेटे से माफी क्यों मांग रही है। तो उसके बाद जैसे वो पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गांव के अंदर ऐसी ऐसी बात हो गई थी और इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो यहां पर जो मुकेश के माता पिता होते हैं वह भी उनसे कहने लगते हैं कि बहन जी ये आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मेरे बेटा और बेटी के बीच में एक अलग से भाई बहन वाला प्यार है और ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहां पर फिलहाल सास जब माफी मांगती है तो प्रदीप उसे माफ करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि कम से कम उसे अपनी गलती का एहसास तो हुआ। जैसे वो उसे माफ करता है तो यहां पर आरती की सास कहने लगती है कि बेटा इस तरह से काम नहीं चलेगा और तुमको हमारे साथ हमारे घर चलना होगा, क्योंकि तुम्हारी बहन काफी ज्यादा परेशान है और जब से रोए जा रही है। इसके बाद यहां पर जो मुकेश होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं मौसी जी, मैं आ जाऊंगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहां पर आरती की सास मना कर देती है और कहती है कि नहीं बेटा तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। इसके बाद जो मुकेश होता है वो तैयार हो जाता है और यहां पर उन लोगों के साथ उनके घर आ जाता है। घर पर आने के बाद आरती नॉर्मल होती है और कहती है कि भैया ऐसा कभी मत करना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार किया करती हूं और अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं आज तक ये समझ रही थी कि तुम इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन जब मुझे पता चल गया कि तुम यहां पर हो और उसके बाद भी जब तुम नहीं आओगे तो मुझे बड़ा ही बुरा लगेगा। मुकेश कहता है कि कोई बात नहीं बहन, अब मैं कहीं भी नहीं जाने वाला, यहीं पर रहकर काम करूंगा और यहीं पर तुम्हारे पास बार बार आता रहूंगा। इसके बाद सभी लोग हंसी खुशी आज तक भी अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल के समय में यहां पर मुकेश की भी शादी हो गई है, उसको भी बच्चे हैं और उसकी बहन के बच्चे भी काफी बड़े हो गए हैं, शादी के योग्य हो चुके हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। इस कहानी से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, जैसा कि आंखों देखी भी कभी कभी सच नहीं हुआ करती। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और उस चीज को अपने जीवन में अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।